साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में देने आया हूं जिसमें ज्यादातर सवाल आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बहुत दिनों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इन द सेंस लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी। टीचर्स एकेडमी पर लाइव क्लासेस अभी भी हमारी नहीं हो पा रही हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी बंद हो गई है और संभवतः 72 घंटे तक लग सकते हैं और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को वापस आने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप सबका सपोर्ट भी मिल रहा है जिसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं आपके। और अभी भी जो साथी हमारे नहीं जुड़ पाए हैं या जिनको नहीं मालूम है उनको आप पहले से सूचित कर दीजिए कि टीचर्स एकेडमी वाली जो भी कक्षाएं थी वो आपको अब टीजीटी विजिटी एकेडमी पर सेम टाइम पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो जो हमारे साथी नहीं जुड़ पा रहे थे किसी कारणवश वो आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। आज का सबसे पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कर दीजिए कि टीचर्स एकेडमी। ठीक है, चलिए तो जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो सभी लोग एक बार लाइक कर दें जल्दी से, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि घासलेटी साहित्य किसे कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि घासलेटी साहित्य। तो घासलेटी साहित्य का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ी सी यह भी बात हम समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। घासलेटी का मतलब होता है वह साहित्य, देखिए दो तरह के मूल रूप से साहित्यों का विभाजन मिलता है। जैसे एक को हम क्या कहते हैं, शिष्ट साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शिष्ट साहित्य कहते हैं। और एक होता है लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य। इसी के बीच की कड़ी मानी जाती है जिसे हम कहते हैं घासलेटी साहित्य। क्या कहते हैं, घासलेटी साहित्य। घासलेटी साहित्य की क्या विशेषता होती है, यह अश्लील, गंदा या निम्न कोटि का होता है। क्या होता है, अश्लील, गंदा या निम्न कोटि का जो साहित्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घासलेटी साहित्य कहते हैं। अब इस प्रकार का साहित्य हिंदी में कैसे आया। जो घास पर लेटा हो साहित्य, अच्छा। तो ये जो घासलेट का जो अर्थ होता है, घासलेट का मतलब होता है, घासलेट जिससे घासलेटी बना है, घासलेट का मतलब होता है मिट्टी का तेल। क्या है, मिट्टी का तेल। घासलेट का मतलब मिट्टी का तेल होता है। ये सस्ता और कम गुणवत्ता वाला माना जाता है। ये कैसा होता है, ये काफी सस्ता होता है और ये कम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, गुणवत्ता वाला होता है। तो इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ, किसका नामकरण हुआ, घासलेटी का। सॉरी, इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ घासलेटी। तो जो मिट्टी के तेल के जैसे कम गुणवत्ता वाला है, समाज के लिए जो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। एक मिनट रुकिएगा यार, बहुत आ रही है। हाँ क्षमा करिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि वह साहित्य जो समाज के लिए कम उपयोगी है, जैसे मिट्टी का तेल,
तो यहां पर इसका इस शब्द का जो उद्भव हुआ कब शुरू हुआ, यानी 1920 1920 के दशक में यह जो चॉकलेट जो है आंदोलन चलता है, और पांडे बेचन शर्मा के संग्रह जो चॉकलेट हुआ, एक आया हुआ था चॉकलेट, तो चॉकलेट से ही इसका जो है आंदोलन शुरू होता है या विवाद शुरू होता है, उनकी जो कहानियां हैं। और उन्होंने इस कहानी के माध्यम से कुरीतियां और समलैंगिकता, कुरीतियां और समलैंगिकता जैसे मुद्दों को यहां पर उन्होंने उठाया था। तो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है 1920 यानी 1920 के दशक से। ठीक है, बाद में इस शब्द का अर्थ विस्तार भी हुआ, कहां पर पहुंच के, प्रयोगवाद में। ठीक है, प्रयोगवाद में पहुंचकर इसका अर्थ विस्तार भी हो जाता है। और व्यंग्यात्मक रूप से घासलेटी साहित्य को श्रेणी में रखने की कोशिश की गई, यानी प्रयोगवाद तक ये जब पहुंचता है तो इसी घासलेटी साहित्य को व्यंग साहित्य में रखने की कोशिश की जाने लगी। क्यों की जाने लगी? क्योंकि प्रयोगवाद तक ये जब साहित्य पहुंचता है तो वहां पर जितनी भी ऐसी बातें हैं या जो पक्ष हैं जिन पर आज तक बात ही नहीं हुई थी, अब आप प्रयोगवाद की कविता पढ़िए तो लगेगा कि केवल गुप्तांगों पर ही ज्यादातर वो कवि अटके हुए हैं। किसी की कविता पढ़ लीजिए, मतलब दो चार कविताएं तो उन्होंने खुल के गुप्तांगों पर लिखी ही होगी। तो इसलिए उन्होंने इस दौर की कविता में परिवर्तन लाते हुए इसे व्यंग्य साहित्य के अंतर्गत रखने का प्रयास किया, जबकि इसके पहले का जो दौर था वहां पर इसे निम्न कोटि का साहित्य समझा जाता था, लेकिन प्रयोगवाद में आने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया। अब यहां जो इसके राइट आंसर होंगे ये होंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, अब यहां पर इनके साहित्य को और भी कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी। क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी साहित्यकार, प्रकृतिवादी उपन्यासकार। तो एक सवाल बनता है कि भाई प्रकृतिवादी उपन्यासकार या फिर प्रकृतिवादी साहित्यकार, इसका क्या तात्पर्य होता है? यह कौन होते हैं? यानी प्रकृतिवादी साहित्यकार उसे कहा जाता है जो यथार्थ को नंगे स्वरूप में, नग्न रूप में प्रस्तुत करता है, यानी यथार्थ में भी नंगा यथार्थ, अगर हम किसी कह लें, हम जिसे नंगा यथार्थ कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रकृतिवाद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उपन्यास की एक श्रेणी और है जिसे हम प्रकृतिवादी उपन्यासकार कहते हैं। अब प्रकृतिवाद के जनक कौन माने जाते हैं? जोला माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? जोला। तो जोला का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो लोग प्रकृति के रखवाले हैं, प्रकृति के विषय में सोचते हैं, क्या करते हैं? झोला लेके चलते हैं, सब्जी लेने कहां जाते हैं? चलो भैया झोला लेके चलते हैं, तो झोला लेके सब्जी ले आते हैं। तो प्रकृति के रखवाले, तो प्रकृतिवाद के जनक जोला है। हिंदी में अगर हम देखें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन भी इसमें आ जाएंगे। अब जैसे ये क्या करते हैं कि अपनी रचनाओं में यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसे निम्न यथार्थवाद भी कहा जाता है। नंगा यथार्थवाद या नग्न यथार्थवाद या निम्न यथार्थवाद भी कहा जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हिंदी उपन्यासों में निम्न यथार्थवादी उपन्यासकार कौन है, तो निम्न यथार्थवादी उपन्यासकार में भी हम पांडे बेचन शर्मा उग्र का ही नाम रखेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इस तरह के जो उपन्यास होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। एक तो होता है कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जो भी बातें की जाती हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर की जाती है, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी नहीं कर दिया जाता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और इसमें एक विचारधारा भी चलती है। जैसे आप भगवती चरण वर्मा को देखिए तो उन्हें नियतिवादी उपन्यासकार कहा जाता है। तो यहां पर भी जो सवाल आता है नियतिवाद या नियतिवादी उपन्यासकार, तो ध्यान रखिएगा नियतिवाद या नियतिवादी की बात आएगी तो यही बात आएगा।
ठीक है। और ये सब किससे प्रभावित है? एमिल जोला। एमिल जोला, तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था एमिल जोला, और इसी से ही सभी लोग प्रभावित थे, और बाद में ये विभिन्न साहित्यों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? तो अगर आपसे इसमें बड़ा सवाल भी लिखने के लिए कह दिया जाए तो मुझे लगता है कि अब आप प्रकृतिवाद या घासलेटी साहित्य पे इतना सब कुछ समझ गए हैं कि आसानी से आप एक बड़े सवाल का भी जवाब यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें और सबही नचावत, राम गोसाई आदि बेहतरीन सामाजिक उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? ठीक है, चलिए अगला रचना है चित्रलेखा। अब देखिए कुछ उपन्यास हैं, जैसे एक सवाल मैंने अभी आपको बताया, एक शब्द से मैंने आपको परिचित कराया जिसका नाम क्या था? नियतिवाद। क्या मैंने बताया आपको? नियतिवाद। जैसे तो इसमें क्या होता है कि दार्शनिक मान्यता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? दार्शनिक मान्यता पर आधारित जो उपन्यास होते हैं उन्हें नियतिवादी कहते हैं। ठीक है, तो नियतिवाद आप समझ गए। अब यहां पर ये मनुष्य का जीवन और उनके कार्य स्वतंत्र इच्छा के बजाय पूर्व निर्धारित परिस्थितियों, आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, इन सबसे ये नियंत्रित होते हैं। अब जितने भी नियतिवादी उपन्यासकार हैं या जितने भी नियतिवादी उपन्यास हैं, तो नियतिवादी उपन्यासों की विशेषता क्या होगी कि इसमें परिस्थितियों की प्रधानता होगी। किसकी होगी? परिस्थितियों की प्रधानता। पहली चीज इसमें क्या मिलेगी आपको? परिस्थितियों की प्रधानता मिलेगी। वैज्ञानिक विश्लेषण मिलेगा, वैज्ञानिक विश्लेषण मिलेगा आपको यहां पर, और यहां पर भी आपको नग्न यथार्थवाद मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहां भी मिलेगी। परिस्थितियों की प्रधानता मिलेगी, वैज्ञानिक विश्लेषण मिलेगा, और नग्न यथार्थवाद भी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर दो तीन उपन्यासकार हैं जिनको हम प्रकृतिवादी या नियतिवादी उपन्यासकारों में रखते हैं। उग्र, ऋषभ चरण जैन और चतुरसेन शास्त्री, ये तीन लोग हैं जिनको इस श्रेणी के उपन्यासकारों में हम सब रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक शब्दावली है भाग्यवाद, तो उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा वह बात करनी है वो है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो यहां तो राइट आंसर कौन हो रहे हैं? भगवती चरण वर्मा हो रहे हैं। अब इन्होंने एक तो नियतिवादी उपन्यास लिखा है, नियतिवादी उपन्यासकार भी नहीं कह सकते हैं, और जो इनका सबसे चर्चित उपन्यास है वो है चित्रलेखा। अब इस उपन्यास की डेट भी पूछी जाती है, परीक्षा तिथि भी पूछी जाती है कि यह किस वर्ष लिखा गया। तो 1934 में उपन्यास लिखा गया चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा जो है इसमें पाप और पुण्य को परिभाषित किया गया है। पाप पुण्य जैसी कोई भी बात नहीं होती है, व्यक्ति जो होता है परिस्थितियों या नियति का मारा होता है। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी ही आपकी नियति हो जाएगी। आप सब एक कहावत जरूर सुने होंगे, शायद मैं उस
कहावत से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप सब भी बताइएगा। हम लोगों क्या एक कहावत है कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, जबकि आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें मैं इस बात को बहुत दावे से कह सकता हूं कि यह बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। यानी स्त्री का भाग्य और पुरुष का चरित्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो यही यहां पर बात की गई है, उसी नियत की बात की गई है। अब इस उपन्यास को अगर आप पढ़ेंगे, चित्रलेखा को आप पढ़ेंगे, तो यहां पुरुष का भाग्य नहीं बदल रहा है। यहां क्या बदल रहा है? पुरुष का चरित्र बदल रहा है और स्त्री का भाग्य बदल रहा है। यानी एक गणिका है चित्रलेखा, जो दो दो लोगों के पूरे दर्शन पर पानी फिरा दे रही है। आप लोग इस उपन्यास के विषय में निश्चित तौर पर जानते होंगे कि परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति का भाग्य या नियति तय होती है। पाप और पुण्य जैसी कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है, अब जो चित्रलेखा जो है उस पर बात करें। यह उपन्यास जिसके पात्र भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके पात्र भी पूछे जाते हैं, तो कैसे सवाल पूछे जाएंगे वह भी देख लेते हैं। इसके पात्र आप बिल्कुल याद रखिएगा साथियों। अगर इसके पात्र आप नहीं याद रखे तो समझिए कि सब कुछ आपने भुला दिया। देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो कहानी है किस काल की है, तो आपको याद रखना है कि यह कहानी जो है वह मौर्य काल की है। ठीक है, एक चीज याद रखना है, कहानी किस काल की है? मौर्य काल की है। अब यहां पर एक गुरु है रत्नांबर। क्या नाम है उनका? रत्नांबर। रत्नांबर जो है, इनके दो शिष्य हुए। ठीक है, इनके दो शिष्य हुए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शिल्प कुमार, यही नाम था। और दूसरे कौन थे? विशाल देव। इन दोनों लोगों ने अपने गुरुजी के पास जाकर पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि पाप क्या होता है? क्या होता है? पाप क्या होता है? अब इन्होंने इसका जवाब देने के लिए इन दोनों लोगों को भेज दिया। कहां भेज दिया? दो यहां पर और पात्रों के पास में। ठीक है, ये सवाल लेकर कहां भेज दिया? भेज देता है बीसगुप्त के पास। बीसगुप्त जो है यह चित्रलेखा के भोग विलास में डूबा हुआ है। ठीक है, और दूसरा पात्र यहां आपको मिलेगा जो कि कुमारगिरी है। कुमारगिरी जो है, इन्होंने पूरा संसार जो है वह त्याग दिया है, यानी सांसारिकता इन्होंने त्याग दिया है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों लोगों के पास इन दोनों लोगों को भेज दिया जाता है कि जाओ बेटा तुम खुद देख कर आओ। योगी कुमारगिरी चित्रलेखा के सौंदर्य के आगे क्या होता है? बेचारे झुक जाते हैं। एक समय बाद इनका जो भी सांसारिकता के प्रति लगाव था वो पुनः वापस आ जाता है और चित्रलेखा से आकर्षित हो जाते हैं। विलास में डूबा बीसगुप्त त्याग की पराकाष्ठा दिखाता है, और एक समय बाद जो बीसगुप्त जो है यह कैसा हो जाता है? त्यागी हो जाता है, और यही कुमारगिरी जो है वह भोगी हो जाते हैं। अब इस के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वह विवशता निकलती है, और विवशता ही क्या है? नियति है। विवशता ही क्या है? नियति है।
और यहां से एक कथन पूछा जाता है, इसी से कथन पूछा जाता है, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य की परिस्थितियों का फल है। याद रखिएगा क्या है, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, क्या है फिर, वह केवल मनुष्य की परिस्थितियों का फल है। यह अंत में इस उपन्यास से निष्कर्ष निकलता है। तो यह दो तीन सवाल जो यहां पर बनेंगे वो आपने देख लिया। अगला सवाल, चलते चलते यथार्थ के आगे टूटा टी सेट, अपना बिक गया, सपना बिक गया इत्यादि सामाजिक मान्यताओं और व्यक्ति स्वतंत्रता का द्वंद्व प्रदर्शित करने वाले उपन्यासों के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए साथियों फटाफट जवाब दीजिएगा, जवाब देते चलिए। सारे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मीना चौधरी जी, गुनगुन जी, मिनी गंगवार, राजकुमार, सुमन कुमारी जी, ये सभी साथी आ चुके हैं, सबका स्वागत है। ये सवाल जो है इसका राइट आंसर होगा भगवती प्रसाद वाजपेयी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवती प्रसाद वाजपेयी। देखिए एक सवाल उपन्यासों से यह पूछा जाता है कि आप ये पहचान सकें कि कौन सा उपन्यासकार किस काल का है। अगर आप ये पहचान सकें कि कौन सा उपन्यासकार किस काल का है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको सीख लेना चाहिए, कि याद कर लेना चाहिए कि कौन सा उपन्यासकार किस काल का है। ठीक है, तो इनका जो छलना और राय पिथौरा, छलना और राय पिथौरा, इन्होंने दो नाटक भी लिखे हैं। क्या लिखे इन्होंने? दो नाटक भी लिखे हैं, छलना और राय पिथौरा। इनका एक कविता संग्रह भी है, इनका एक कविता संग्रह भी है। कविता का संग्रह का नाम है ओस की बूंद। तो इनका एक कविता संग्रह भी है जिसका नाम क्या है? ओस की बूंद। ठीक है, तो यहां पर इनके उपन्यासों में एक चीज मिलती है कि मध्यवर्ग का चित्रण मिलता है, मध्य वर्गीय चित्रण इनके उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है। और मध्यवर्ग की बात जो उपन्यास करते हैं उनके उपन्यासों का प्रभाव भी होगा। तो शरद चंद्र और प्रेमचंद का प्रभाव भी इनके यहां है। शरद चंद्र और प्रेमचंद जैसे उपन्यासकारों का प्रभाव भी भगवती प्रसाद वाजपेयी पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इनकी एक कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई। आप सब देखे होंगे, उस कहानी को पढ़े होंगे। कहानी का नाम है मिठाई वाला। एक व्यक्ति जिसके बच्चे जो है मर जाते हैं, नहीं रहते दुनिया में, तो वो बच्चों से उसको प्रेम हो जाता है, तो दूसरे के बच्चों को सस्ते दाम पर मिठाइयां बेचता है कि इसी बहाने मैं उनके पास जा सकूं, उनसे मिल सकूं। तो जो बाल मनोविज्ञान की कहानी है मिठाई वाला, इन्हीं से संबंधित है। बूंद और समुद्र, नाच्यो बहुत गोपाल जैसे महान उपन्यास किसने लिखे हैं? चलिए तो बात करते हैं बूंद और समुद्र उपन्यास की। देखिए उपन्यासकार तो आप जान जाते हैं, लेकिन उस उपन्यास का वर्ण विषय और किस लिए वो उपन्यास महत्वपूर्ण है,
यह भी हमको जानना चाहिए, बूंद और समुद्र। तो बूंद और समुद्र जो उपन्यास है, यह बूंद किसका प्रतीक है और समुद्र किसका प्रतीक है, दोनों चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहां बूंद जो है वह व्यक्ति व्यक्ति का प्रतीक है, अर्थात एक समाज की इकाई का प्रतीक है। और समुद्र जो है, वहीं इस उपन्यास में समुद्र जो है वो समाज का प्रतीक है या फिर समूह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समाज या समूह का प्रतीक है। वहीं समुद्र समाज समूह का, बूंद व्यक्ति और इकाई का प्रतीक है। अब इसमें यह बताया गया है कि किस एक बूंद जो है, ठीक है, मान लीजिए ये सागर है या इसको हम समाज कह दें, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति यहां पर अलग है। यह इसी का हिस्सा होते हुए भी अपनी अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान रखता है। तो यह व्यक्ति अपनी अलग आइडेंटिटी और अपनी अलग पहचान रखता है। इसका मतलब है कि यह भले ही समाज का हिस्सा है, लेकिन इसका इसका व्यक्तित्व या इसका व्यक्ति विशेष भी कुछ होता है। इसमें जो सबसे चर्चित पात्र है, जिसका नाम याद रखना है, जिसका नाम है नन्ही ताई। यानी इस अगर उपन्यास के पात्र को याद रखना हो तो बूंद और समुद्र में नन्ही ताई है, एक मोहल्ले की बूढ़ी, कड़वी लेकिन भीतर से ममता वाली महिला है, ठीक है। और लखनऊ का चौक यहां पर इस कहानी के केंद्र में है। यानी व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों पर यह उपन्यास लिखा गया है। व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों पर यह उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। ताई का जो चरित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब इनका जो अगला उपन्यास है, नाचो बहुत गोपाल, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो इसकी डेट याद रखिएगा 1978, दूसरा ये विमर्श पर आधारित उपन्यास है। अब किस प्रकार का विमर्श है? तो जहां पर भी अस्मिता पर सवाल उठाई जाए उसे अस्मिता मूलक विमर्श कहते हैं। तो यह किससे संबंधित है? अस्मिता मूलक विमर्श पर आधारित है। और अस्मिता मूलक विमर्श में दो विमर्श आते हैं, एक तो दलित आता है और दूसरा स्त्री विमर्श आता है। तो यह जो उपन्यास है यह दलित विमर्श से संबंधित है और सफाई कामगार या मेहतर जो जातियां हैं उनके जीवन से संबंधित उपन्यास है। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं कि हमारे यहां यानी भारतीय मूल में पाखखाना जाने की जो व्यवस्था थी वो घर से बाहर थी, खेत में थी, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के पहले थोड़ा सा मुगल आते हैं, दोनों लोग क्या करते थे कि वो एक ही जगह पर जो है पाखखाना करते थे। तो अब जो एक ही जगह करते थे उसको हटाने के लिए भी चाहिए। तो मेहतर वाली जो प्रक्रिया है या मेहतर वाला जो कार्य है, यह भारत का मूल नहीं था, यह बाद में आने वाले कुछ आक्रांताओं, उपनिवेश करने वाले लोगों के प्रभाव के कारण आया। यानी यह जो जातियां हैं, जो स्वरूप था, यह पहले भारत में नहीं था। तो मेहतर सफाई कामगारों पर यह लिखा गया उपन्यास है। इसकी जो शैली है यह यथार्थवादी शैली है। किस प्रकार की शैली बताई गई इसमें? तो यथार्थवादी शैली बताई गई है, अनुसंधान पर आधारित है। इसका जो पात्र है निर्गुनिया, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, इसको जरूर याद रखिएगा। पात्र का नाम क्या है? निर्गुनिया। इस पात्र को जरूर याद रखिएगा।
पात्र का नाम क्या है? निर्गुनिया है। ठीक है। अब एक चीज यहां और भी पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस उपन्यास का नामकरण जो है सूरदास की एक कविता की पंक्ति से लिया गया है, नाचो बहुत गोपाल। तो नाचो बहुत गोपाल को लोग ये भी सोच लेते हैं कि सूरदास से संबंधित कुछ होगा, नहीं। तो ये नाचो बहुत गोपाल तो है, लेकिन इसमें क्या है कि ईश्वर मनुष्य की परिस्थितियों के हाथे नाचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ईश्वर मनुष्य की परिस्थितियों के हाथों नाचते दिखाया गया हुआ एक उपन्यास है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जाति प्रथा पर प्रहार किया गया है। किस पर प्रहार किया गया है? तो इस उपन्यास के केंद्र में जो है वह जाति प्रथा है। ठीक है, ठीक है। अब यह जो नचो बहुत गोपाल और बूंद और समुद्र दोनों मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंदोत्तर सामाजिक उपन्यास परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष और लोक परलोक किसके द्वारा लिखे गए हैं? सागर लहरें और मनुष्य। यह उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि ये कब का उपन्यास है, तो प्रेमचंदोत्तर है, यानी प्रेमचंद के बाद का उपन्यास है। देखिए, अभी इस रचना को मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया था। सागर क्या होता है? उसकी लहरें गिरती हैं और उठती हैं, तो आवाज कैसी आती है? भट्ट की आवाज आती है। तो बस ये ट्रिक हमने आपको याद कराया था। उदय होता है, फिर भट्ट से गिर जाता है। यानी प्रेमचंदोत्तर सामाजिक उपन्यास परंपरा को विकसित करने उपन्यासकार उदय शंकर भट्ट की यह रचनाएं हैं। अब यहां पर एक चीज एकदम क्लियर है कि ये सागर से संबंधित उपन्यास है, और सागर किनारे कौन रहते हैं? एक गाना है, अब मुझे गाना नहीं याद आ रहा कि नदिया किनारे के सागर किनारे, मुझे लगता है नदिया किनारे ही है। नदिया किनारे दिल ये पुकारे, तो नदिया किनारे दिल ये पुकारे। तो एक उपन्यास इस नदिया के किनारे पर भी लिखा गया है। कमेंट करके आप सब बताइएगा। उपन्यास का मैं विषय वस्तु बताऊंगा। माजुली द्वीप। कौन से द्वीप? माजुली द्वीप की विषय वस्तु, मतलब माजुली द्वीप पर रहने वाले जो लोग हैं उनको विषय वस्तु बनाकर एक उपन्यास लिखा गया है, और मैंने यह उपन्यास आपको बताया भी है। तो कमेंट करके आप सब बताइएगा। अच्छा, सागर किनारे है, चलिए। सागर किनारे दिल ये पुकारे, अब कहीं भी पुकारे दिल आना तो पड़ेगा ही, बहरहाल। तो माजुली द्वीप जो है, इस पर भी एक उपन्यास लिखा गया है। माजुली द्वीप कहां पर है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी, असम जो है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और उसी पर एक उपन्यास लिखा गया है। तो यह आप बताइएगा। तो उदय शंकर भट्ट का जो है यह मछुआरों के जीवन पर आधारित है, और बरसोवा कोली समुदाय, बरसोवा गांव का नाम क्या है? बरसोवा है, और कोली समुदाय, कोली समुदाय के जीवन पर आधारित यह, उनके संघर्षों पर आधारित यह उपन्यास है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। इस उपन्यास में परंपरा और आधुनिकता दोनों का द्वंद्व दिखता है। रत्ना और विट्ठल, ये दो महत्वपूर्ण इसके पात्र हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। पात्र का नाम क्या? रत्ना और विट्ठल। ठीक है, तो रत्ना और विट्ठल जो है इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। इन पात्रों को आप साथियों याद रखिएगा। ठीक है, अब इनका जो उपन्यास है शेष अशेष, यह भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे, बाकी डॉक्टर शेफाली उतना महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है। ठीक है,
शेष अशेष जो है चलिए अगला उपन्यास लेते हैं। धर्मपुत्र, खग्रास, गोली इत्यादि सामाजिक उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? चलिए फटाफट बताइएगा। प्रश्न संख्या 51। देखिए, इस उपन्यास को अगर कोई बता दिया, तो मैं जो है उसको आज रसगुल्ला खिलाऊंगा। इसकी विषय वस्तु अगर कोई बता दिया तो ठीक है। थोड़ा सा इशारा भी आपको कर देता हूं, देखिए, हमारे समाज में एक शब्दावली प्रयोग में आती है। फॉर्म भरे जाएंगे, अब इस पे हम बात करेंगे क्यों लेट हो रहा है। हमारे समाज में एक शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है, तेज शब्द। अगर यही तेज शब्द किसी स्त्री के साथ लग जाए और यही शब्द अगर किसी पुरुष के साथ लग जाए तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। अगर कह दें कि बहुत तेज लड़की है तो पहला सवाल इस पे उठेगा कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है या कुछ अलग तरह का है। अगर लड़के के साथ कहा जाए बहुत तेज है, इसका मतलब होनहार है। शब्दावली वही है। तो गोली जो चीज है, गोली क्या करती है? बहुत तेज चलती है। कहते हैं गोली के जैसे निकल गया, गोली निकलने के बाद दोबारा नहीं लौटती। तो गोली यहां पर एक दासी का नाम है। क्या है? गोली का मतलब एक दासी, प्रथा की विभत्स और अमानवीयता पर आधारित है। ये कहां पर आधारित है? तो राजस्थान में, राजस्थान की जो रियासतें हैं, उस राजस्थानी रियासत में गोली दासी प्रथा जो थी उसी पर आधारित यह उपन्यास है। अब यहां पर गोली, उसे गोली कहा जाता था या फिर डावड़ी कहा जाता था। ठीक है। तो जो राजा होते थे राजस्थान के, उन रियासतों के राजाओं के लिए, उनकी खुशामद के लिए, उनकी सेवा सत्कार के लिए जो स्त्रियां रखी जाती थीं, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था गोली या डावड़ी। क्या कहा जाता था? गोली या डावड़ी कहा जाता था। और उनकी संतानों को क्या कहा जाता था? अब सोच कर बताइए कि गोली की संतान को क्या कहा जाएगा? अब गोली की जो संतानें होती थीं वो अवैध होती थीं। तो गोली की जो अवैध संतानें होती रही होंगी उनको क्या नाम दिया जाता होगा? बताओ। अरे बोल दो यार, तुम लोग तो एकदम गूंगे हो गए हो। इतने सारे लोग देख रहे हो, मुंह से आवाजें नहीं निकल रही है? ऐसा लग रहा है जैसे पागुर कर रहे हैं आप सब। बताइए फटाफट, कुछ तो बोलो। एक गाना है, बोल दो ना जरा। अरे थोड़ा बहुत बोला करिए। चलिए मैं बताता हूं। गोली, गोली से जो संतान पैदा होगी उसको क्या कहा जाएगा? गोला कहा जाएगा। तो गोली से जो संतान पैदा होती थी उसे क्या कहा जाता था? गोला कहा जाता था। और ये राजस्थान की जो रियासतें हैं उसके ऊपर आधारित है। इसमें एक बहुत सुंदर गोली का चित्रण हुआ है और उस सुंदर गोली का नाम क्या था? चंपा था। चंपा। पहले के जो नाम भी होते थे या तो फूलों के नाम पे होते थे या देवियों के नाम पर होते थे। और मनोज तिवारी का एक गाना भी है भोजपुरी में, हे चंपा चमेली कलियल बेली, आगे हम नहीं जानते हैं। तो वहां पर यह गाना भी आपको मिलेगा। तो चंपा को जरूर याद रखिएगा
क्योंकि चंपा बहुत महत्वपूर्ण है, इनका विषय भी महत्वपूर्ण है कि यह दासी हैं, राजस्थान की रियासतों पर लिखा गया उपन्यास है, और जो गोली के रूप में, उस प्रथा के रूप में जो नायिका है यहां पर, उनका नाम क्या है? चंपा है। तो ये दासी बनकर जो है अभिशप्त है। चंपा के माध्यम से शास्त्री जी ने नारी की अस्मिता की गरिमा का जो पर्दाफाश किया है। ठीक है, चलिए, तो धर्मपुत्र, खग्रास और ये गोली इन्हीं के उपन्यास है। तो गोली जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब देखिए वयम रक्षामा भी देखिए इनकी, तो इसी तरह का है, मतलब बहुत ही अच्छे तरह के उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं। इसी तरीके से धर्मपुत्र उपन्यास भी है। कौन सा? धर्मपुत्र उपन्यास। धर्मपुत्र जो उपन्यास है, यह इनका एक प्रगतिशील उपन्यास माना जाता है। कैसा उपन्यास माना जाता है? प्रगतिशील उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अगला, निशिकांत और तट के बंधन जैसे राजनीतिक संदर्भों में मध्यवर्गीय समाज मनोवैज्ञानिक चित्रण करने वाले उपन्यासों के लेखक कौन है? देखिए, अगर हम केवल उपन्यासकार और उपन्यास पढ़ाते चलें तो निश्चित तौर पर बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट जवाब देते चलेंगे। लेकिन किसी उपन्यास के डीप में जाके अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो उपन्यास हमेशा के लिए याद हो जाता है। याद हो जाता है ना? तो आप भी उस उपन्यास के विषय में कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि अगर कोई सवाल यहां पर आ जाए तो फिर पूरा का पूरा आपके मन में मैं भर दूं कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। निशिकांत, तो यहां पर ये निशिकांत और तट के बंधन जैसे राजनीतिक उपन्यास किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, क्या ट्रिक था? कि ये है सागर, और यहां पर विष्णु भगवान जो है वो कैसे लेटे रहते हैं? पद्मनाभ आसन में ऐसे लेटे रहते हैं हमेशा। ठीक है, निशिकांत, निशिका मतलब रात, रात के कांत है, वहीं रात में निकले रहते हैं, बैठे रहते हैं। तट का बंध उन्हीं के पास में रहता है, यानी दोनों रचनाएं इनसे हम जोड़ के याद कर सकते हैं। तो यह 1920 से 1939 के बीच के स्वतंत्रता संग्राम को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। 1920 से 1939। निशिकांत जो है एक उपन्यास का पात्र है, और जो कि गांधीवादी और उस दौर के जो गांधीवादी और आदर्शवादी दोनों के द्वंद्वों में फंसा हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, इसके अलावा तट के बंधन, यह भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। तट के बंधन जो है, तट क्या है? तट का मतलब होता है यहां पर मर्यादा। तट का मतलब क्या है साथियों? तो तट का बंधन, तट का मतलब यहां मर्यादा से लिया गया है। प्रेम, विवाह और सामाजिक मर्यादाओं में होने वाले संघर्ष पर आधारित यह उपन्यास है। ठीक है, नारी चेतना है, गांधीवाद का प्रभाव भी इसमें दिखाया गया है। गोद अंतिम नारी, अब गोद को गोद और अंतिम नारी, यह भी इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। किसका है? अंचल का, जयशंकर प्रसाद का, सियाराम शरण गुप्त का, या विष्णु प्रभाकर का? बताइए। तो गोद काफी महत्वपूर्ण है। ये सियाराम शरण गुप्त का पहला उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? यह उनका पहला उपन्यास है।
यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो इनके उपन्यास पर गांधीवाद का बहुत प्रबल या गहरा प्रभाव है। गांधीवाद का ये परित्यक्त नारी और अनाथ बच्चे की कथा है इस उपन्यास में। कैसा उपन्यास है? तो परित्यक्त नारी और अनाथ बच्चा, यानी जिसको पुरुष ने छोड़ दिया है या पति ने छोड़ दिया है, परित्यक्त नारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड, एडलर युंग, स्टेकेल, एलिस हेवलॉक इत्यादि प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारकों का गहरा असर हिंदी की किस उपन्यास धारा पर पड़ा है? ठीक है, हिंदी की किस उपन्यास धारा पर पड़ा है? अब देखिए, हिंदी में एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की धारा भी चली जो कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थी। सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। अब इन उपन्यासों की विशेषता पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है किस तरह के उपन्यासों में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें एक होता है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है आपका मन, कुंठा, वासना, मन, कुंठा, वासना और आपका मानसिक द्वंद। मानसिक द्वंद। अगर आज के दौर में देखें तो लगभग 60 से 70% पुरुष और स्त्रियां क्या है, ये जो वासना है इससे ग्रसित हैं या इसके रोगी हैं, वासना के रोगी हैं। यानी सबके मन में क्या भरी पड़ी है? हवस भरी पड़ी है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो। यहां तक कि जो बच्चे हैं उनमें ये ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारी मनोग्रंथियां हैं उनको प्रीमेच्योर्ड स्थिति में ही विकसित कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बच्चे प्रीमेच्योर्ड हो जा रहे हैं और जो चीजें नहीं मिलनी चाहिए थी, नहीं देखनी चाहिए थी, यानी कुछ राजा कैसे माने जाते थे? बहुत रसीले माने जाते थे। अरे क्या बात है, मतलब राजा जी नृत्यांगनाओं का नृत्य देखते हैं, काफी बड़े आदमी है, मतलब बड़े आदमी का मतलब राजा है। कैसे देखते हैं? 4 नृत्यांगनाएं नाच रही हैं उनके दरबार में, छोटे छोटे कपड़े पहन के, राजा एकदम दारू पी के मस्त है। आज की स्थिति यह है कि पुरुष भी आधे कपड़े पहन के बिना कपड़ों के नाच रहे हैं, स्त्रियां भी नाच रही हैं और सब घर बैठे आनंद ले रहे हैं। यानी ये जो वासना है, ये जो मन में कुंठा है, ये जो मानसिक द्वंद है, ये सब अब बहुत ही लोगों के मन में भरा जा रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक धारा बहुत पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में चली उपन्यास में जैनेन्द्र विलाचन जोशी और अज्ञे ने इसको चलाया। इसमें क्या प्रमुखता है? तो इसमें व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है। ध्यान रखिएगा कि अगर ध्यान से पूछे आपसे कि इन उपन्यासों में क्या विशेषता है, तो उसमें व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है। इंट्रोवर्ट्स, अंतर्मुखी जो चित्रण है वो दिया जाता है और फ्रायड का प्रभाव भी है। यानी फ्रायड का जो प्रभाव है वह क्या है? काम,
कुंठा, काम कुंठा जो है। सेक्स कॉम्प्लेक्स, अचेतन मन के सिद्धांतों का बहुत ही गहरा प्रभाव भी इसमें देखने के लिए पड़ता है। अब इन सारे उपन्यासों में अगर एक चीज हम देखें तो बहुत कॉमन दिखती है, वो क्या है? काम कुंठा। ठीक है, और इसी धारा से एक शब्दावली बनी है जिसको हम क्या कहते हैं? फैंटेसी कहते हैं, यानी दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न। तो दिवा स्वप्न या फैंटेसी भी हमारा फ्राइड की शब्दावलियों से ही प्रभावित है। ठीक है, अचेतन मन, ये कहते हैं कि जो चीजें हमारे वास्तविक जीवन में नहीं हो पाती हैं वो हमारे कल्पना स्वप्न के माध्यम से होती हैं, और ये स्वप्न हम आंख बंद करके नहीं देखते हैं, ये स्वप्न हम आंख खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनके यहां देखने के लिए मिलती हैं। परख सुनीता त्यागपत्र, सन्यासी जहाज का पंछी पर्दे की रानी, शेखर जीनी और नदी के द्वीप, ये इसमें है। ठीक है, चलिए, तो इस अगर सिद्धांत को देखें तो इसमें एक बात सामने आती कि भाई एक स्त्री और पुरुष कभी मित्र नहीं हो सकते हैं। अगर मित्र भी होते हैं तो उनका जो इंटेंशन होगा वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ही होगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को थोड़ा बहुत इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। जैनेन्द्र अज्ञेलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, देवराज इत्यादि किस उपन्यास धारा के लेखक हैं? चलिए बताइए। तो इन सबको हम मनोविश्लेषणवादी धारा में रखेंगे। प्रेत और छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, सुबह के भूले इत्यादि व्यक्ति के असामान्य आचरण, व्यवहार और दमित कामनाओं का चित्रण करने वाले मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? कौन है? इलाचंद जोशी हैं। कौन है? इलाचंद जोशी हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं सन्यासी। इसका जो नायक है वो कौन है? नंद किशोर है। सन्यासी उपन्यास का जो नायक है वो कौन है? वह है नंद किशोर। आत्मकथा लिख रहा है अपनी, और नंद किशोर एक अजीब तरह की हीनगंती का शिकार है। वह खुद को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। इन जितने उपन्यास हैं इसमें एक शब्द आपको हटा देना पड़ेगा, मर्यादा। तो ज्यादातर जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं उसमें यह बिल्कुल नहीं कहा जाता कि प्रेम एक बार होता और किसी एक से होता उसके बाद नहीं होता है। मनोविश्लेषणवाद बिल्कुल नहीं मानता इसको। ज्यादातर उपन्यासों में आपको प्रेम का त्रिकोण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी एक स्त्री या एक पुरुष एक ही समय में कई लोगों से आकर्षित है, 2-3 लोगों से वो आकर्षित हो सकता है, या उसका रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेम का त्रिकोण यहां पर देखने के लिए मिलता है। शांति और जयंती नाम की 2 स्त्रियां हैं, तो ये तीनों त्रिकोणात्मक रूप में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद भी जो होता है वह देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज्यादा बात जो इस उपन्यास में की जाती है अचेतन मन की जाती है। अचेतन मन क्या होता है? जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा माइंड कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 2 भागों में बटा होता है। अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, जो हमको कम महत्वपूर्ण लगती हैं।
फ्राइडियन मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित उपन्यासों टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव और चित्रलेखा जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। नगरीय जीवन की व्यक्ति केंद्रित समस्याओं का मनोवैज्ञानिक पड़ताल करने वाले उपन्यासों परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी के रचनाकार कौन है? ये उपन्यास इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन उपन्यासों के पात्र भी पूछे जाते हैं और कथ्य भी पूछा जाता है, दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परख जो है 1929 में लिखा गया, जैनेन्द्र का पहला उपन्यास माना जाता है। प्रेम और विवाह का द्वंद्व है। यहां पर नारी की गरिमा और मुख्य तौर पर इसकी एक पात्र है कट्टो, जो याद रखने योग्य है। ठीक है, सत्यधन और बिहारी अन्य इसके पात्र मिलते हैं। और यहां पर एक उपन्यास इनका और है, सुनीता। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। सुनीता उपन्यास 1934 का है। सुनीता श्रीकांत और हरिप्रसन्न। सुनीता श्रीकांत और हरिप्रसन्न ये इसके पात्र हैं। सुनीता आदर्श भारतीय पत्नी जो शांत और सुलझी हुई है। श्रीकांत सुनीता का पति, उदार विचारों वाला है। हरिप्रसन्न श्रीकांत का मित्र और एक क्रांतिकारी युवक जो मानसिक द्वंद्व और कुंठाओं से घिरा हुआ है। सुनीता हरिप्रसन्न की मानसिक ग्रंथि कुंठा को खोलने के लिए उसके सामने नग्न खड़ी हो जाती है। यह इस उपन्यास का सबसे विवादास्पद पहलू है। श्रीकांत का जो मित्र है हरिप्रसन्न, यह मानसिक कुंठाओं से घिरा हुआ है और इसकी मानसिक कुंठा को खोलने के लिए श्रीकांत की पत्नी सुनीता उपन्यास के अंत में हरिप्रसन्न के सामने नग्न रूप में खड़ी हो जाती है। और यह उपन्यास इसलिए काफी विवादों का भी सामना करता है। और इससे क्या होता है कि हरिप्रसन्न के भीतर छिपे भय और काम ग्रंथि को वो समाप्त कर देती है। हरिप्रसन्न जो है वो बहुत ही क्रांतिकारी युवा है, लेकिन वो नारी के आकर्षण के कारण बहुत ही ज्यादा दुखी है और उसको लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, भयभीत और विचलित है। हरिप्रसन्न के माध्यम से बहुत सारे युवाओं के तरफ भी यह बात आती है। हमारे देश में खास करके जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लड़के इतने बेचारे पिछड़े होते हैं कि वो लड़की से बात नहीं करते, सीधे जाके उनको टोन कसते हैं, कमेंट करते हैं, फब्बतियां कसते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, कोई लड़की अच्छी लगती है तो जाके उससे सीधे बात करते हैं। और आर्ट्स वाले गधे क्या करते हैं, ये दूर से कमेंट पास करते हैं और लड़कियां और भी चिढ़ जाती हैं। इनके मन में हरिप्रसन्न के जैसे मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां बढ़ती जाती हैं, कुंठा बढ़ती जाती है। जिस एज में उनको अच्छी परीक्षा क्वालिफाई करना है, पढ़ाई करना है, बेचारे ये उसी में ही फंसे रह जाते हैं। तो यह उपन्यास ये आर्ट बैकग्राउंड के लड़कों के लिए कि बेचारे जो उनका क्रीम टाइम है 25-26 साल तक का, उसमें ये इसी कुंठा में ही व्यतीत कर देते हैं और उसके बाद फिर तैयारी में लग जाते हैं। तो यह भी सारी चीजें यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सुधर जाओ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के लिए भी एक ये बड़ा पहलू है। हरिप्रसन्न मत बनो, ठीक है? तो आपको सुनीता नहीं मिलेगी कहीं पर, हरिप्रसन्न नहीं बनना है, ठीक है? तैयारी करो, बढ़िया से परीक्षा दो और सिलेक्शन लो, ठीक है? तो यहां पर परख, सुनीता और त्यागपत्र ये सब किसके हैं? जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। चलिए, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी का लेखक कौन है? तो यह अज्ञे साहब का उपन्यास है। यह भी बहुत ही
मतलब बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी उपन्यास है। देखिए, आप लोगों के उपन्यास पढ़ना चाहिए। शेखर एक जीवनी, मतलब वह व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, और वो फ्लैशबैक शैली, पूर्वदित शैली में जाके सारी चीजों को याद करके लिखता है। जैसे आपको ये मालूम चल जाए कि ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट है, या मेरे जीवन का अंतिम दिन है, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मजेदार बात बताऊंगा आपको कि जैसे आप लोग जब शादी के लिए तैयारी करते हैं, शादी तय हो जाती है और शादी होने तक एक शब्द जो आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है, क्या? आप लोगों के जीवन में भी आया होगा। शादी बार बार नहीं होती। और यही कह के दुकानदार, मतलब हर व्यक्ति आपको परेशान करता है। आप कोई चीज खरीदने जाओगे, कहा भैया क्या कर रहे हैं बताइए, अरे शादी बार बार थोड़ी होती है। यही कह के आदमी को इतना तगड़ा मुर्गा बना दिया जाता है और अंत तक वो बेचारा परेशान हो जाता है। और फिर वही व्यक्ति दूसरे को जाके बताता है कि यार इस चक्कर में मत फंसना। तो शेखर एक जीवनी जो है, यह भी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको बताता है कि आप अगर ये सोच लें कि यह मेरे जीवन का अंतिम दिन है, लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके मन में क्या मनोभाव आएंगे। आप ये मान लीजिए कि यह परीक्षा मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है, इसके बाद मुझे पेपर नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे। तो शेखर एक जीवनी जो है पूर्वदित शैली में लिखा गया उपन्यास है, और इसमें भी यही है कि आप अंतिम मान रहे हैं। नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुष संबंधों की मनोविश्लेषणात्मक प्रस्तुत करने वाले उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसने लिखे हैं? चलिए भाई, मेंस के क्लास का समय हो गया है, आज का अंतिम सवाल है। गुनाहों का देवता चंदर, सुधा और पम्मी। चंदर, सुधा और पम्मी, ये तीन पात्र जो हैं, जिसको याद रखना है, हर हिंदी पढ़ने वाले छात्र को, हर युवा को, हर प्रेम करने वाले व्यक्ति को ये उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। और यहां तक कि जो जूनियर्स को सीनियर्स एडवाइस करते हैं कि कहा बे, अरे पढ़े कि नहीं पढ़े गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता इलाहाबाद की पृष्ठभूमि, निब्बा निब्बियों जैसा प्रेम, ये अलग लेवल का उपन्यास है, जरूर पढ़ना चाहिए। चंदर, सुधा और पम्मी। चंदर एक मेधावी छात्र, आदर्शवादी युवक है। सुधा चंदर के प्रोफेसर की बेटी, जिससे चंदर अगाध प्रेम करता है। पम्मी एक आधुनिक और बेबाक लड़की है, जो चंदर के जीवन में आकर्षण और द्वंद्व पैदा कर देती है। तो चलिए, आज का जो सवाल है यहीं तक, फिर आप लोगों से कल पुनः मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, DSSB, बीपीएससी टियर 4, परीक्षा कोई भी हो, हिंदी विशेष तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए 9628959237। धन्यवाद।